friends, today I will teach you about French Revolution. So आज हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत करेंगे. So we'll start from the first page, that is French Revolution. On the morning of 14th July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. देखिए तो ऐसा क्या हुआ था कि 14 जुलाई 1789 को ये बात र्यूमर ये र्यूमर फैल जाती है कि वहाँ के जो तत्काल उस समय जो राजा थे उनका नाम था लुईस 16th. So there was a rumor that he has ordered the army to open fire among the citizens. Okay, so about 7,000 men and women gathered in front of a town hall and decided to form a people's militia. They broke into a number of government buildings in search of arms. तो क्या हुआ कि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है 17th सेंचुरी की बात है, 18th सेंचुरी शुरू होने वाली थी. तो क्या हुआ कि 14 जुलाई 1789 को जो है वो स्टेट में पेरिस स्टेट पूरी अलार्म में थी. ऐसा र्यूमर फैल गया था कि राजा ने जो है अपनी आर्मी को कमांड दे दिया है कि जनता के ऊपर फ्री फायर कर दिया जाए, मतलब कि उनको जहां देखते ही वो दिखे उन पे गोली चला दिया जाए. इसी बात से भयभीत होके करीब 7,000 लोगों ने एक साथ गैदर हुए टाउन हॉल में. टाउन हॉल एक बहुत महत्वपूर्ण जगह थी. आप कह सकते हैं इसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक पायनियर पॉइंट था. यहीं से शुरुआत हुई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की. और 7,000 मैन एंड वुमेन ने अपने राजा के खिलाफ बगावत कर दिया. उन्होंने अपने ही एक आर्मी बना ली जिसका नाम था पीपल्स मिलिशिया. वे जो है बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में एंटर कर जाते हैं ताकि वो कुछ आर्म्स मतलब यहाँ पे तोप, बंदूक, गोले, बारूद थे. And there they will take them and they will attack on the re-attacking force. Okay, जो फोर्स उन पे अटैक कर रही है उन पे वे अटैक कर देंगे. Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city. तो क्या होता है कि कुछ 100 पीपल जो है लोग जो है वो ईस्ट पार्ट में चले जाते हैं. अगर आप फ्रांस का एक ये देखेंगे, मैप देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि फ्रांस के मैप में, ओल्ड मैप में एक बेसाइल या बास्तील नाम का एक फोर्ट्रेस प्रिजन हुआ करता था. मतलब कि वहां पे एक किला था जिसके अंदर कैदियों को रखी जाती है. कैदी अमूमन तौर पे जो है वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हुआ करते थे, जो पॉलिटिकली राजा के खिलाफ बात किया करते थे, बगावत किया करते थे. ठीक है. वेयर दे होप टू फाइंड होर्डेड एम्यूनिशंस, वहां पे उनको लगा, होर्ड मतलब होता है इकट्ठा किए हुए उनको कारतूस बरामद होंगे. In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoners released. Though there were only 7 of them, yet the Bastille was hated by all. Because it stood for the despotic power of the king, the fortress was demolished and its stone fragments were sold in the markets to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. देखिए, जब बास्तिल के किला को उनका विध्वंस कर दिया गया, उसमें कमांडर इन चीफ बेसाइल के किला के जो थे उनको मार दिया गया. लेकिन कैदी सिर्फ 7 थे और वहां पे उनको कोई कारतूस वगैरह सब बरामद नहीं हुई, लेकिन 7 कैदी को उन्होंने रिहा करवा लिया. हालांकि वहां पे 7 ही कैदी मौजूद थे, लेकिन तभी भी बेसाइल के फोर्ट का डिमोलिशन एक बहुत महत्वपूर्ण घटना माना जाता है, क्योंकि यही शुरुआत थी एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन का. दिस वाज द पायनियर ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. और इसकी याद में जो है, इस डिमोलिशन के याद में लोग जो है पत्थरों को
खरीदना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़े पत्थर के फ्रेगमेंट्स बहुत मार्केट में बहुत प्राइसेस पे मिल रहे थे। द डेज दैट फॉलोड saw more rioting both in Paris and the countryside। जब बीते दिन, अब जब आगे के दिन में देखेंगे कि ये दिन पेरिस फ्रांस के जो राजा थे उनके हक में नहीं था। There were things that is going to be done against the government that we will saw in the next lectures। Most people was protesting against the high price of bread। वहां पे फ्रांस में कुछ कंडीशंस, कुछ सिचुएशंस, ऐसे सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए थे कि सरकार को हाई प्राइस ऑफ ब्रेड करवाना पड़ा। टैक्सेस ज्यादा लगते थे ब्रेड पे, लोग ब्रेड खरीद नहीं पाते थे और इसलिए वे लोग प्रोटेस्ट करने लगे इसके खिलाफ। मच लेटर where when historians looked back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France, though most people at that time did not anticipate this outcome, how and why this happened। बहुत बाद में, इस घटना के बहुत बाद में जब हिस्टोरियंस इस घटना के बारे में सोचते हैं तब उनको लगता है कि ये इवेंट जो था ये एक शुरुआत था कि किंग के डिस्पोटिक पावर का यहाँ से अंत होना शुरू हो चुका था। लेकिन उस समय लोग ऐसी आशा नहीं किया करते थे कि हाँ ऐसा भी कुछ होगा, ऐसा भी कोई गवर्नमेंट हमारे यहाँ आएगा जो कि कंप्लीटली बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक इवेंट्स होंगे। So you can now here you can see the fortress prison of Versailles and how it was distorted by the several peoples who marched towards the eastern part of the France। So the first point over it is French society during the late 18th century। We have to learn, we have to read, we have to learn or read or just gather information about how the society was back late 18th century। So we'll also see how the society was there in late 18th century। In 1774 की कहानी है जब लुई 16th जो है बourbon डायनेस्टी में पैदा हुए थे। उन्होंने असेंड किया था, वो पैदा नहीं हुए थे, उन्हें राजगद्दी मिली थी। वो 20 वर्ष के थे, मतलब कि वे 1754 में जन्म लिए थे और उनकी शादी जो है ऑस्ट्रिया की एक प्रिंसेस थी, मैरी एंटोइनी, उनसे हुआ था। आगे देखेंगे ऑस्ट्रिया भी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपके आगे के सिलेबस में जो क्लास 10th में है। अपॉन हिज सक्सेशन, उनके सक्सेशन होते ही वो जो है वो नए राजा जो लुई 16 थे, उन्होंने देखा कि फ्रांस का जो राजकोष है वो बिल्कुल ही खाली था। इट वॉज ऑल ब्लैंक। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, बहुत ज्यादा वॉर फ्रांस ने सहा था। उसने उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेस को बहुत क्रम्बल्ड कर दिया था, क्रिपल कर दिया था। Added to this was the maintaining of an extravagant court at the immense palace of Versailles। वर्साइल का एक किला था जो कि बहुत extravagant था, like it was a white elephant which means a very costful position। तो वो बहुत extravagant था, इसमें बहुत सारे पैसे खर्च हुआ करते थे। अंडर लुईस 16 के अंदर में जो है फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को जो है वो इंडिपेंडेंट करवाया अपने कॉमन एनिमी ब्रिटेन से। ब्रिटेन में तभी इनका अमेरिका का और आपको फ्रांस का एक कॉमन एनिमी हुआ करता था, ब्रिटेन। तो उसी से 13 कॉलोनीज को छुड़वाया था फ्रांस ने। द वॉर एडेड मोर देन अ बिलियन लिवर्स। ये वॉर जो हुआ वो 1 बिलियन का लिवरीज 1 बिलियन लिवरीज का डेट चला देता है ये फ्रांस के ऊपर, जिसका सूद जो है अब 2 बिलियन लिवरीज हो गया था। लेंडर्स जो देने वाले थे
जिन्होंने स्टेट को, राज्य को पैसा दिया था, वो अब 10% इंटरेस्ट पे लोन्स लेना शुरू कर दिए थे, सूद लेना शुरू कर दिए थे. So the French government was obliged to spread an increasing percentage of its budget on the increasing payment alone. तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया कि वे प्राइसेस को बढ़ा देंगे, टैक्सेस को हाई कर देंगे, ताकि वे अपने ये जो बजट है उसको अच्छे तरीके से संभाल सके. टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस, अपनी रेगुलर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, को जरूरत को पूरा करने के लिए, जैसे कि आर्मी के कोस्ट को मेंटेन करने के लिए, कोर्ट चलाने के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसेस और यूनिवर्सिटीज को चलाने के लिए स्टेट मजबूर था, फोर्स था कि वो टैक्स को इंक्रीज कर दे. येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिस्ड. लेकिन ये मेजर भी जो है बहुत सफिशिएंट या सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि इतना करने के बाद भी जो है फ्रांस अपने डूबती स्थिति से ऊपर नहीं आ रहा था. फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी जो है वो 3 बड़े कैटेगरीज में डिवाइड हो चुकी थी, एंड दीज 3 कैटेगरीज वर क्लर्जी, नोबिलिटी एंड द third class peoples, or the third estate peoples, okay, which was a great dividend, or which was a great division in the French society in the time of 1789, or before 1789. The society, or the society of states, was part of federal system. जो सोसाइटी था, स्टेट का, फ्रांस का, वो जागीरदारी सिस्टम में रिसाइड करता था. उस वक्त जागीरदारी सिस्टम ही चलती थी मिडिल एज में, और इसी को ओल्ड रिजिम कहा जाता है. सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789 को हम जानने के लिए ओल्ड रिजिम को हमको पढ़ना पड़ेगा. फर्स्ट स्टेट, इसमें 3 स्टेट्स में सोसाइटी को डिवाइड कर दिया गया था, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड इट बिफोर ऑल्सो. So which were the 3 states? I would like to tell you which were the 3 states that I'm talking about. Okay, so these 3 states were nothing but, yeah, this was a clergy. Okay, this was indeed clergy, nobility and the third estate peoples. Now I will tell you about what is clergy. Clergy ऐसे लोगों को कहा जाता था जो कि पादरी थे, जो कि चर्च में काम किया करते थे, और वो राजा के लॉयल थे. इनसे कोई भी तरह के टैक्स नहीं लिया जाता था. दूसरे हैं सेकेंड स्टेट, नोबिलिटी, जो जागीरदार लोग थे, जिनके पास ज्यादा जमीन हुआ करती थी उस समय, उन्हें नोबिलिटी कहा करते थे. और थर्ड स्टेट में हुआ करते थे. थर्ड स्टेट को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था. पहले थे जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए थे, मर्चेंट हो गए थे, जो कोर्ट में बैठते थे, जो लॉयर थे, ये सब थर्ड स्टेट में थे, जिन्होंने एजुकेशन की मदद से और ट्रेड की मदद से बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था. दूसरे थे पीजेंट्स और आर्टिसंस, जो किसान और कारीगर थे, जो कि सफिशियंट वे में अपने प्रोडक्टिविटी को यूज कर पा रहे थे. एंड द थर्ड वाज स्मॉल पीजेंट्स, जिनके पास अपनी जमीन भी नहीं हुआ करता था. लैंडलेस लेबर, जिनके पास लैंड नहीं हुआ करता था, और उनसे बहुत सारी टैक्सेस ली जाती थी. सर्वेंट्स हुआ करते थे. तो beside 3 states, only the peoples of third state are compelled to give the taxes to be paid to the government of France. Okay, and these other 2 states, clergy and nobility, was not at all compelled to pay the taxes. Okay, चलिए फिगर 2 आपको बहुत अच्छे से शो कर रहा होगा हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट्स इन फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज. कैसे फ्रेंच सोसाइटी में सिस्टम ऑफ स्टेट्स को फॉलो किया जाता. पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन. पीजेंट्स ही आपको 90% ऑफ पॉपुलेशन को बनाया करते थे, लेकिन और 10% आपको क्लर्जी, नोबिलिटी एंड अदर बिजनेसमैन हुआ करते थे, लेकिन उनके पास बहुत कम जमीन हुआ करता था. 60%
आपको जो प्रॉपर्टी है वो तो नोबिलिटी और क्लर्जी क्लास के लोगों ही इसको कर दिया करते थे, मतलब ऑक्यूपाई किया करते थे, और जो थर्ड क्लास के, थर्ड स्टेट के जो रिचर पीपल्स हुआ करते थे। The members of the first two state, that is clergy and nobility, enjoyed certain privileges. इनको कुछ privilege मिलती थी, और जो privilege है वो आपको लाइन बाय लाइन बताया जाएगा अभी। क्लर्जी क्लास की पीपल्स की एक सबसे पहली प्रिविलेज थी कि उनको कोई भी टैक्स नहीं दिया जाता था, दे वर exempted फ्रॉम टैक्स। दूसरी कि इनको किसी भी क्रिमिनल केसेस में बिल्कुल इन पे कोई चार्ज नहीं लगा करता था, दे वर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ चार्जेस। थर्ड वन इज दैट कि इनके पास जो है एक प्रिविलेज हुआ करता था, इन ये जो है एक टैक्सेस लगाया करते थे जिसको हम तिथ्स कहते थे। ठीक है, ये एक डैक टैक्स हुआ करता था जो कि चर्च को देना पड़ता। तो चौथा है कि आपको चर्च को कुछ ऑफरिंग्स प्रोवाइड किया जाता था। चर्च को जो है लोगों को चर्च को कुछ ऑफरिंग्स दिया करता था। उस समय फ्रांस में ये प्रचलन थी कि जो जो पादरी लोग हुआ करते थे, द फादर्स ऑफ द चर्च, द नन्स ऑफ द चर्च compel the normal citizen of the third stage to follow some rituals so that they would meet the heaven. Okay, and they have the power, the most important privilege, that they can make their decision to liberate somebody from its all crime. Okay, so a culprit has the privilege that he would give some of the money to the church so as to get a kind of coupon to be liberate from all the charges and to reach the heaven. तो कल्प्रिट्स लोग क्या करते थे, तो कोई कोई रॉन्ग डूइंग्स करके वे चर्च के पास चले जाते थे, एंड देयर ही दे गॉट द द कूपन ऑफ गुड विलिंग्स। ओके, तो ये थे क्लर्जी क्लास पीपल्स के कुछ प्रिविलेज। अब नोबिलिटी क्लास पीपल्स के कुछ प्रिविलेज के बारे में बात करें तो सबसे पहला प्रिविलेज था कि इनको भी एग्जम्पशन था हर तरह के टैक्सेस से। इनको भी प्रिविलेज मिलती थी कि ये लोग भी मिनिमल केसेस में जो है कल्प्रिट बनाए जाते थे। In spite of having any criminal cases, they are given a very minute punishments. Third one is mm, they are responsible for taking a tax, direct tax, which is the tile. So church takes teeth and the nobility takes tiles. Okay. Fourth one is that they have the privilege to take work from landless laborers. Okay, for an uncertain period of time। वे जब तक चाहते तब तक वे इनसे वर्क लिया करते थे, और जो लैंडलेस लेबर थे उनको इनके लिए कुछ कुछ वर्क्स करना पड़। तो नोबिलिटी क्लास पीपल्स जो थे उनके लिए पीजेंट्स को कुछ वर्क करना पड़ता था। जैसे कि उनके यहाँ अगर किसी जानवर की मृत्यु हो जाती थी, तो जैसे कि कोई गाय या कोई भैंस मर जाती थी, तो वे लोग जो थे उन लोगों को कहा जाता था कि वो उन जानवर को, पशु को पकड़ के आपको ही फेंकना है। कोई रोड्स कंस्ट्रक्शन हुआ करता था तब उन लोगों की मदद ली जाती थी नोबिलिटी क्लास पीपल्स की, और उनको इस बदले में कोई भी टैक्स या कोई भी पैसे पैसे नहीं दिया करते थे। In spite of that, the farmers were compelled to give gifts to the nobles, clergy peoples, and also the kings demanded large amount of gifts from normal peoples when they are when any kind of events occur the in the what palaces. Okay, so have you got this point? Now this topic, that is sustainable the struggle to survive. I will start this from
In next class, I will teach you what is subsistence crisis. Till then, stay tuned. Okay, bye.